चलिए, तो कल के क्लास में हम लोगों ने बातचीत किया था भाषा अधिगम पर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। भाषा अधिगम में हमने आपको कल के क्लास में ये बताया था कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। इसके बारे में हमने बोला था कि भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव और भावनाओं को एक दूसरे के सामने में व्यक्त या अभिव्यक्त करते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने भाषा के प्रकार के बारे में चर्चा किया था, है ना, टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा का औपचारिक रूप से कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार। कौन कौन सा? एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो हमने बोला था कि अगर बोलकर आप अपने विचार को प्रकट कर रहे हो तो वो मौखिक भाषा है, और लिखकर अपने विचार को प्रकट कर रहे हो तो वो कौन सा भाषा है? लिखित भाषा है। और एक था सांकेतिक भाषा। तो हमने कहा था कि संकेत के द्वारा अगर आप अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं तो वो सांकेतिक भाषा है। ठीक है, उसके बाद हमने संप्रेषण के बारे में कल के क्लास में चर्चा किया था। संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है? आदान प्रदान करना। हमने कल बताया था कि जब एक व्यक्ति कुछ बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसके विचार को सुनता है, और बोलने के बाद में सुनने की प्रक्रिया के साथ अगर कोई और रिएक्शन देना चाहता है, मतलब फीडबैक देना चाहता है, और वो फीडबैक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मतलब वो फीडबैक कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, या फिर सांकेतिक भी हो सकता है। तो किसी भी एक प्रकार से अगर सामने वाला व्यक्ति को फीडबैक मिल रहा है तो हम लोग समझेंगे कि भाई संप्रेषण की क्रिया वहाँ पर सार्थक हुआ है। बिना फीडबैक का संप्रेषण संभव है क्या? नहीं। और संप्रेषण के लिए भाषा का होना भी अनिवार्य है। अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं होगा तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे किसी से। अर्थात अगर लैंग्वेज नहीं है तो हमारे और आपके बीच में वार्तालाप कैसे होगा? और हमारे और आपके बीच में वार्तालाप का होना ही तो संप्रेषण है ना। लेकिन ये संप्रेषण पॉसिबल कैसे हो रहा है भाई? तो ये संप्रेषण पॉसिबल हो रहा है केवल और केवल किसके माध्यम के द्वारा? भाषा के माध्यम के द्वारा। अर्थात हमारे पास अगर भाषा नहीं होता तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। अगर यह भाषा हमारे पास में है तभी ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था भाषा अधिगम पर, और भाषा अधिगम को पढ़ाने से पहले हम लोगों ने अधिगम पर भी चर्चा किया था। तो बताइए, कल के क्लास में जो बच्चे आए थे, अधिगम क्या है? तो अधिगम 2 शब्दों से मिलकर बना है, अधि जोड़ गम। अधि मतलब ज्ञान और गम मतलब जाना। ज्ञान की ओर जाना ही क्या कहलाता है? अधिगम। दूसरे शब्दों में इसका परिभाषा हम आप लोगों को समझाए थे कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। परमानेंट चेंजेज। अगर किसी व्यक्ति में एक्सपीरियंस के द्वारा जो परमानेंट चेंजेज आ रहा है, दैट इज लर्निंग, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अधिगम। अधिगम का ही अर्थ होता है सीखना, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं लर्निंग। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना, और सीखने को ही हम लोग क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग वह है जो कोई भी व्यक्ति अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में एक अस्थाई परिवर्तन लाता है, उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? लर्निंग के नाम से। उसी को हम लोग लर्निंग कहेंगे। ठीक है बात। उसके बाद में दूसरी बात आप लोगों को हम ये भी बताए थे कि भाई अधिगम के बाद में अब हमारे पास में 2 टर्मोलॉजी आएगा पढ़ने के लिए, जिस पर चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। और वो टर्मोलॉजी कौन कौन सा है तो समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हमको समझना क्या है? भाषा अर्जन, और हमको समझना है भाषा अधिगम। ठीक है ना। तो कल के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा इस पर किए भी थे। एक था भाषा अर्जन, एक था क्या? भाषा अर्जन, और दूसरा था हमारा कौन सा? भाषा अधिगम। कोई डेमो वाला नोट्स लेकर आया है क्या पहले? क्या कोई छात्र? भाषा अधिगम लाए तो लाइए, तो है ना। एक है भाषा अर्जन और दूसरा है हमारा कौन सा? भाषा अधिगम। ठीक है ना। तो इसमें हमने बताया था, अब
अब मूल पॉइंट आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक का नाम है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। अब हम लोगों को आज के क्लास में इसी दोनों के बारे में डिटेल समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ये हो गया कि भाषा अर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, और इसको बोलते हैं हम लोग लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है बात। भाषा अर्जन का मतलब ये हो गया कि 0 से 5 साल के अवस्था के दौरान, कितना साल की अवस्था, 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान बच्चे जिस समाज में रहते हैं उस समाज में रहकर अपने आप भाषा का सीखना क्या कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाता है। तो उम्र काल कितना हो गया, 0 से 5 वर्ष है ना, लेकिन यहाँ पर सीखेगा वो कैसे, अपने आप। अब अपने आप को आप एक और नाम दे सकते हैं प्राकृतिक रूप से। किस रूप से, प्राकृतिक रूप से, यानी कि 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान जिस समाज में रहकर बच्चा प्राकृतिक रूप से जिस भाषा को सीखता है उसे हम क्या कहेंगे मेरे लाल, भाषा अर्जन कहेंगे। ठीक है बात। जस्ट इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, भाषा अधिगम। यहाँ पर क्या है मामला भाई, यहाँ पर 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, अब देखिए एक अंतर आपको समझ में आया कि 0 से 5 साल के अवस्था के दौरान समाज में रहकर जो बच्चा का भाषा सीखना होता है वो अर्जन है, लेकिन 5 साल के बाद किस परिवेश में बच्चा चला जाता है, तो विद्यालयी परिवेश में, है ना। मतलब 5 साल के बाद बच्चा का नाम तो विद्यालय में लिखा ही जाएगा ना, तो उसका परिवेश बदलेगा। तो 5 साल के बाद विद्यालयी परिवेश में जाकर जो बच्चा को सिखाया जाता है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बच्चा भाषा नहीं सीखेगा, यहाँ पर अप्राकृतिक रूप से भाषा को वह क्या करेगा, सीखेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, और यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, खुद से सीख रहा। तो एक अंतर तो ये भी है कि भाई यहाँ पर खुद से सीखेगा, खुद से सीखेगा, क्योंकि हमने अभी कहा आपको कि प्राकृतिक रूप से सीखेगा, और यहाँ पर यह खुद से नहीं सीखेगा, यहाँ पर अप्राकृतिक रूप यानी सिखाया जाएगा। देहाती में कहे तो सिखाया जाएगा। अब यहीं पर आपको 3 अंतर समझ में आ गया। अंतर को ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहला अंतर तो ये हो गया कि भाई भाषा अर्जन का जो उम्र काल होगा वो कितना से कितना साल, 0 से 5 साल, लेकिन भाषा अधिगम का उम्र काल कितना होगा, 5 साल के बाद। पहला। दूसरा अंतर क्या समझ में आया कि भाई भाषा अर्जन में बच्चे कहाँ रहेंगे, समाज में, लेकिन भाषा अधिगम में बच्चे कहाँ रहेंगे, विद्यालयी परिवेश में। दूसरा अंतर ये हो गया, यानी कि अर्जन होगा सामाजिक परिवेश में और अधिगम होगा विद्यालयी परिवेश में। तीसरा अंतर ये हो गया कि इसमें माने अर्जन में बच्चा भाषा को खुद से सीखेगा, लेकिन अधिगम में बच्चा को भाषा सिखाया जाएगा। क्लियर है। चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि बच्चे मातृभाषा के द्वारा सीखेंगे। किसके द्वारा, मातृभाषा का विकास। मातृभाषा का विकास कहाँ पर होगा, तो यह होगा भाषा अर्जन वाले में। ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर आपसे हम कहेंगे कि मानक भाषा का विकास, मानक भाषा का विकास कहाँ पर होगा, तो मानक भाषा का विकास होगा किस पर बताइएगा, तो यह होगा भाषा अधिगम में। अब हम लोग को 2 पॉइंट पर बातचीत करना होगा। सबसे पहले ये अब आपके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि सर ये मातृभाषा का क्या मामला है। ध्यान देना मेरे लाल, इसको बोलते हैं मदर टंग। क्या बोलते हैं, मदर टंग लैंग्वेज, है ना। मातृभाषा को हम लोग प्राथमिक भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक भाषा। इसको हम लोग प्राइमरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है ना। प्राकृतिक भाषा भी हम इसी का नाम देते हैं, इसी का नाम हम लोग देते हैं प्राकृतिक भाषा। मातृभाषा के बारे में अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए कि मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, तो आप 2 लाइन में उत्तर दे सकते हैं। पता है क्या, सीधे कहिएगा
कि माँ के दूध से जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे आप जवाब दे सकते हैं कि बच्चा जिस समाज और परिवेश में रह करके दादा दादी नाना नानी या फिर हम कहेंगे समाज में रहकर भाषा का सीखना जो होता है, परिवार में रहकर जो भाषा का सीखना होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मातृभाषा कहेंगे। ठीक है बात। अब आप ही बताइए इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या था। इम्पोर्टेंट बात ये है कि मातृभाषा को ही हम लोग कौन भाषा के नाम से जानेंगे, प्राथमिक भाषा या प्राइमरी लैंग्वेज के नाम से जानेंगे। ठीक है बात। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल जाना होगा, पता है क्या। अब इसमें डिटेल जाना इसलिए होगा, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। देखिए मातृभाषा की जहाँ तक हम बात करते हैं तो मातृभाषा में सबसे पहला बात तो हमको यह ध्यान देना होगा कि मातृभाषा है क्या। तो यह है एक प्रकार का मदर टंग लैंग्वेज। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी भाषा, तो प्राथमिक भाषा, प्राइमरी लैंग्वेज कहा जाता है। परिभाषा पूछा जाए तो कहिएगा घर परिवार समाज के द्वारा जिस भाषा का विकास बच्चों में सबसे पहले होता है उसे हम क्या कहेंगे, मातृभाषा। दूसरे शब्दों में अगर आपसे पूछे तो कहिएगा माँ के दूध से जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है उसे हम कौन सी भाषा कहेंगे, मातृभाषा कहेंगे। ठीक है ना। तो एक तरफ होता है हमारा कौन सा, तो एक तरफ होगा हमारा मातृभाषा और दूसरी तरफ होगा हमारा कौन सा, मानक भाषा। ठीक है ना। मातृभाषा को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी लैंग्वेज और मानक भाषा को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी लैंग्वेज। ठीक है ना। अब आप ही बताइए किसी बच्चा में सबसे पहले प्राइमरी लैंग्वेज का विकास होगा या सेकेंडरी लैंग्वेज का, तो सबसे पहले होगा प्राइमरी लैंग्वेज, देन उसके बाद में क्या होगा, सेकेंडरी। यानी कि सबसे पहले बच्चों में होगा मातृभाषा का विकास और तब होगा किसका विकास, मानक भाषा का विकास। यानी कि हमको भाषा सिखाने के क्रम में भी पहले सिखाना है मातृभाषा और उसके बाद फिर लेकर जाना है कहाँ पर, मानक भाषा की तरफ में, है ना। उसके बाद हमको लेकर जाना है कहाँ पर, मानक भाषा की तरफ में। वो वाला फैन ऑन कर दीजिए, फर्स्ट स्विच, है ना। तो हमको उसके बाद जाना है कहाँ पर, फर्स्ट उधर से, फर्स्ट उधर से, हाँ ठीक है ना। तो हमको जाना है फिर कहाँ पर बताइएगा, मानक भाषा की तरफ जाना है। अब आप सोच लीजिए सीधा सीधा समझने का मतलब कि मम शब्द का नाम आप लोग सुने होंगे, मम। बच्चा सब पानी को बच्चा में क्या कहता है, मम कहता है। अब ये मम शब्द किसी ने बच्चा को सिखाया नहीं है, लेकिन पता नहीं वो खुद से अर्जित कर लेता है। क्योंकि खुद से अर्जित वो इसलिए किया क्योंकि वह मातृभाषा है उसका। कौन सी भाषा है, क्योंकि वह उसका मातृभाषा, इसीलिए वह उसको खुद से अर्जित किया है। अब देखिए मम शब्द जो आप लोगों ने सुना होगा, ये मम शब्द क्या है, मातृभाषा है। लेकिन पानी शब्द आप लोग तो जरूर सुने होंगे, पानी शब्द सुने होंगे, वाटर भी सुने होंगे, वाटर, है ना। तो पानी और वाटर शब्द ये हो गया हमारा कौन सी भाषा, मानक भाषा। तो देखिए भाई, अगर बच्चा छोटा होगा और मातृभाषा में अपने मन के विचार को व्यक्त कर रहा है तो कोई हानि वाली बात नहीं है, ठीक है, अच्छा है मनोविज्ञान के हिसाब से। अगर बच्चा का उम्र छोटा है और अपने मन के विचार को प्रकट करने में वह मातृभाषा का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है या फिर अपने मन के विचार को प्रकट करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो ठीक है, एक टीचर होने के नाते आपको उसे सराहना चाहिए। लेकिन बच्चा का जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे आपको क्या करना होगा, मातृभाषा से धीरे 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 ट्रांसफर करके कहाँ पर लेकर आना होगा, मानक भाषा की तरफ लेकर आना होगा। क्योंकि आप डायरेक्ट मातृभाषा पर बच्चा को बैठाकर छोड़ नहीं सकते,
है ना। अगर बच्चा 2 साल का है, वो कह रहा है पानी को अगर मम, तो ठीक है। 3 साल का कह रहा है पानी को मम, तो ठीक है। 4 साल का है पानी को मम कह रहा है, तो ठीक है। लेकिन बताइए अगर बच्चा कक्षा 6वीं में चला जाए और तब बोले कि सर मम चाहिए, तब तो अनर्थ हो गया। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये हो गया कि हमें भी यह बात समझ में आ रहा है कि भाई बच्चा का उम्र जब बढ़ेगा तो हमारा दायित्व तो बनता है कि उसको मातृभाषा से मानव भाषा की तरफ हम लेकर जाए। बचपन में उसको ज़्यादा प्रेशराइज, हालांकि बोलना तो पानी है, लेकिन बचपन में उसको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है ना। हमको ये दबाव नहीं दे रहा है कि नहीं भाई जब तक पानी नहीं बोलोगे तब तक तुमको हम पानी पिलावे नहीं करेंगे, पानी बोलो। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का उम्र क्या है, छोटा है। तो एक टीचर होने के नाते आपका यहाँ पर क्या रोल बनता है भाई? आपका रोल यह बनता है कि अगर कोई बच्चा मातृभाषा में अपने मन के विचार को प्रकट कर रहा है तो धीरे 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 उसको क्या करना है, मानक भाषा की तरफ ट्रांसफर करना, स्थानांतरण करना। बोलिए ना, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि केजी का कोई बच्चा अगर आपसे बोला कि मैडम मम चाहिए, तो मम चाहिए तो इसके इस शब्द को आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो बच्चा किस क्लास में है, केजी में। बात समझ में आ रहा है ना। तो मम चाहिए तो उसको स्वीकार कीजिए और पानी मंगवा कर उसको पिलाइए और सामने में कहिए कि बेटा ये लो पानी, जिसको तुम मम कहते हो उसको हिंदी में पानी कहा जाता है और इंग्लिश में वाटर कहा जाता है। इतना आपको कहना होगा। लेकिन यह बात जब आप कहिएगा तो उसके दिमाग में 1% भी नहीं घुसेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। यह मनोविज्ञान का रिसर्च। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि एज ए टीचर आपको यह बात कहना होगा। तो जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि बेटा जिसको तुम मम कह रहे हो उसको हिंदी में पानी कहते हैं और इंग्लिश में वाटर कहते हैं। पहले दिन दिमाग में नहीं घुसा, दूसरा का दिन फिर मांगा कि मैडम मम चाहिए, फिर पानी मंगवाएंगे, फिर कहेंगे बउआ हिंदी में पानी कहते हैं इंग्लिश में वाटर कहते हैं। दूसरा को दिन दिमाग में नहीं घुसा, तीसरा का दिन फिर बोलेगा मैडम मम चाहिए, फिर कहिए हिंदी में पानी कहते हैं इंग्लिश में वाटर कहते हैं। चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन मम कह रहा है। हो सकता है 8वां दिन डायरेक्ट परिवर्तन आ जाए, क्योंकि एक ही बात रोज रिपीट कर रहे हैं। तो 8वां दिन डायरेक्ट यह कह दे कि मैडम पानी चाहिए। आपका काम हो गया। आपने क्या किया, मातृभाषा से मानक भाषा की तरफ उन बच्चों को क्या किया, ट्रांसफर किया। हमारे बात को आप समझ पा रहे हैं। तो एक टीचर होने के नाते आपका काज यही है कि मातृभाषा से कैसे बच्चा को मानक भाषा की तरफ लेकर जाना है ना। लेकिन अब सवाल ये है कि वो बच्चा को आप एक दिन कहे थे कि हिंदी में पानी कहो इंग्लिश में वाटर कहो, तो एक दिन में सीख लिया था? वो नहीं सीखा था। 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन हमको मेहनत करना पड़ा, लेकिन फाइनली रिजल्ट आया ना हो। तो इसीलिए 1 से 5 क्लास का जो बच्चा होता है उसको पढ़ाने के लिए धैर्यता बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में पेशेंस नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप अपना आपा खो जाइएगा। आपा समझते हैं ना, आप अपने धैर्य को खो जाइएगा। इसीलिए प्राइमरी स्कूल में ज़्यादातर क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, तो प्राइमरी स्कूल में सरकार भी आजकल प्रीफर कर रही है लेडीज टीचर के लिए। लेडीज टीचर के लिए क्यों? क्योंकि ऐसा मानना है लोगों का कि भाई महिलाओं के पास में ज़्यादा धैर्य होता है। किसके अपेक्षा में? पुरुषों की अपेक्षा में। तो एनटीटी कोर्स का नाम आप लोगों ने सुना है? एनटीटी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। हाँ, तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाला कोर्स जब आप लोग देखिएगा ना, तो उसमें पुरुष का एंट्री ही नहीं है, मतलब उसका एडमिशन नहीं होगा। सरकार उस पर रोक लगा दिया कि नहीं पढ़ेगा ना मास्टर बनेगा, है ना। यानी कि एनटीटी कोर्स कौन कर सकता है? केवल महिला कर सकती। केवल महिला इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार ने यह सोचा कि जब यह ट्रेनिंग हम पुरुष को कराएंगे नहीं तो फिर वो टीचर इसमें बनेगा नहीं। उससे अच्छा केवल महिलाओं के लिए ट्रेनिंग रखा जाए। और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो है वो केवल महिला ही करती है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को
पढ़ाना रहता है। और हम आपको अभी बोले ना कि साइकोलॉजी यह मानता है कि महिलाओं के पास में धैर्य यानी कि पेशेंस ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा में, पुरुषों के अपेक्षा। अब आप लोगों को क्या लगता है, मन ही मन सोच लीजिएगा, है ना। लेकिन सवाल यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक पुरुष एक दिन एक बच्चा को समझा दे कि बउआ हिंदी में पानी कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं, तो दूसरा दिन फिर वो बच्चा बोलेगा कि सर मम चाहिए। दूसरा दिन अपने संवेग को कंट्रोल करते हुए आप बोलिएगा कि देखो भाई कल ही बताए थे हिंदी में पानी, इंग्लिश में वाटर। और दूसर को दिन आपके बात को भूल जाएगा, कन्फर्म है वो भूल जाएगा, क्योंकि वो बच्चा है, वो अभी छोटा नन्हा बच्चा है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है कि सर जी हमको बोले तो उस बात का हम इतना इम्पोर्टेंस ले। उसके दिमाग में रहता है कि ठीक है बोले होंगे कुछ पता नहीं, है ना। और कल फिर परसों फिर वो बोलेगा क्या कि सर मम चाहिए, तो 2 दिन तक और बर्दाश्त कर लीजिएगा। तीसरा दिन अगर बोला कि फिर मम चाहिए, तो आप समझ रहे हैं ना, आप अपनी इमोशन को वहाँ पर खो करके उसका पिटाई कर दीजिएगा। पिटाई कर दीजिए तो भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आज के डेट में चल रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चों को मार पीट नहीं सकते, आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा, उसके गार्जियन आकर कंप्लेन कर देगा। आजकल के बच्चे गार्जियन आकर कंप्लेन कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हम आज तक एक थप्पड़ नहीं मारे थे अपने बच्चा को, आप मार कैसे दिए हैं, समझ रहे ना। तो देखिए दुनिया कितना बदल गया। आज से 10 साल पहले गार्जियन इसलिए कंप्लेन करने जाते थे स्कूल में कि मास्टर साहब पढ़ लेना एकरा पीटू, समझ में आ रहा है ना। और आज के डेट में गार्जियन इसलिए कंप्लेन करने जाते हैं कि भाई कौन मास्टर है जो हमारे बच्चा को मारा है, समझ रहे हैं ना। अंतर समझ में आ रहा है। अब अंतर समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो टीचर सेंटर्ड था, थोड़ा सा मतलब शिक्षक पर केंद्रित था। गांव के लोग या हमारे परिवार के लोग यह समझते थे कि टीचर जो कह रहे वो सही है। लेकिन आज जो है टीचर से ज़्यादा बुद्धिमान लोग घर में हो गया है ना। अब लोग यह समझेगा कि भाई बच्चा को मार कैसे देगा, मारना नहीं है तो ठीक है भैया, मास्टर को क्या दिक्कत है, नहीं मारेगा। तो अब जाकर देखिए ना, आज से 10 साल पहले और अभी के डेट में, आज से 10 साल पहले जब मास्टर साहब को जब आने का समय होता था उस रोड से, तब पूरा रोड खाली हो जाता था, मतलब एक भी बच्चा वहाँ पर दिखाई नहीं देता था डर के मारे। चाहे सर जी को अगर देख लिए तो बच्चा छुप गया कि वाह फलना सर जी आ रहे हैं, घुस जाओ भाई इधर, चले जाएंगे तब निकलेंगे। लेकिन आज क्या है, आज वैसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। आज तो आप अगर रोड पर आप पैदल हैं और आपका चेला अगर बुलेट से है तो बगल से लेकर जाएगा और वहाँ पर एक्सीलेटर पे या कस के झाड़ेगा कि देखे सर जी, समझ में आया ना। इसका मतलब क्या है कि भौतिकवादी जमाने में हम अपने अनुशासन को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, अपने डिसिप्लिन को। पहले के लोग डिसिप्लिन ज़्यादा मेंटेन रखते थे, आपको पता होना चाहिए। जितना पढ़ा लिखा लोग आज के डेट में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो भौतिकवादी जमाना के तरफ में आगे बढ़ते बढ़ते हम डिसिप्लिन को धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। तो आप जा करके देख लीजिए, पहले सरकारी स्कूल से पढ़कर बच्चे अधिकारी बन जाते थे, बनता था कि नहीं भाई। लेकिन आज के डेट में देख लीजिए, लोग के दिमाग में मिथ हो गया है, दिमाग में यह भ्रम हो गया है कि ना करकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। लेकिन आज से 10 साल पहले खूब होता था, हर घंटी में होता था, अच्छा पढ़ाई होता था, वहाँ से लोग अच्छे भी करते थे कि नहीं। क्यों? क्योंकि टीचर सेंटर, मतलब ये कि गार्जियन यह समझते थे कि हाँ सर जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन आज सर से ज़्यादा बुद्धिमान गार्जियन है, जिक्र चक्कर में लड़का बर्बाद है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मातृभाषा से मानक भाषा की तरफ लेकर जाने का काम किसको करना है, तो टीचर को करना है। यानी कि धीरे धीरे, आप जबरदस्ती उसको एक बार ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बताइए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि मातृभाषा कौन है, मानक भाषा कौन है। चलिए सबसे पहले बताइए, माँ के दूध से जिस भाषा का विकास होता है उसे हम क्या कहेंगे, मातृभाषा, ठीक है ना। घर परिवार समाज के द्वारा जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है उसे हम क्या कहेंगे,
मातृभाषा कहेंगे, ठीक है ना। मानक भाषा को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी लैंग्वेज, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय लैंग्वेज। सबसे पहले बच्चा किस भाषा को सीखेगा, मातृभाषा को, देन धीरे धीरे कहाँ की तरफ लेकर जाएंगे, मानक भाषा की तरफ में। और मानक भाषा की तरफ डायरेक्ट बच्चा को नहीं ले जाएंगे, धीरे धीरे मातृभाषा से ट्रांसफर कराने का प्रयास करेंगे, कहाँ पर, मानक भाषा की तरफ। बोलिए क्लियर हुआ। चलिए, तो मातृभाषा का विकास, अब हम लोग फिर अर्जन अधिगम में आते हैं। मातृभाषा का विकास अर्जन में होगा कि अधिगम में, बताइए। आज 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान वाला सिचुएशन अर्जन है, अब 5 साल के बाद वाला कौन है, अधिगम है। तो आप ही बताइए कि मातृभाषा का विकास अर्जन में होगा कि अधिगम में, अर्जन वाला में ना, क्योंकि 0 से 5 साल की अवस्था में समाज में हो रहा है। तो हम आपको अभी क्या बोले कि घर परिवार समाज के द्वारा भाषा का सीखना मातृभाषा, अभी बताया ना आपको। तो घर परिवार समाज में कितना साल की अवस्था में रहेगा, 0 से 5 ईयर के बीच में, ठीक है। इज इट क्लियर। तो अब क्लियर हो गया कि भाई मातृभाषा का विकास होगा भाषा अर्जन में, और मानक भाषा का विकास बच्चों में कहाँ होगा, भाषा अधिगम में। जब वह स्कूल में जाएगा तो वह मम जब कहेगा तो सर जी कोशिश करते हैं यह बात सिखाने का कि बेटा मम नहीं पानी कहो, बेटा मम नहीं वाटर कहो, यानी कि मानक भाषा को सिखाने का प्रयास वह करने लगते हैं। क्लियर हुआ। चलो, अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद भी ये है कि भाई भाषा अर्जन से मौखिक कौशल का विकास होता है, ओरल स्किल, मौखिक कौशल का विकास। मौखिक कौशल का विकास कहाँ पर होगा बताइएगा, तो मौखिक कौशल का विकास हो कहाँ पर, अर्जन। अच्छा, मौखिक का शाब्दिक अर्थ हो गया बोलना, ओरल, बोली ना हो, है ना। तो मौखिक कौशल का विकास कहाँ होगा, अर्जन में। काहे, 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान आप बच्चा को ज़्यादा लिखते हुए देखे नहीं। अच्छा, आप ही बताइए, जब सबसे पहले बच्चा को पढ़ाया जाता है तो पहले लिखवाया जाता है कि पढ़ाया जाता है, पहले बुलवाया जाता है। बुलवाया इसलिए जाता है कि बुलवाना लिखवाने से ज़्यादा आसान है। पहले हम लोग को क ख ग घ पढ़ाया गया, तब धीरे धीरे लिखवाने का प्रयास कराया गया। यानी कि मौखिक कौशल का विकास 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान सबसे पहले होगा, किस में, भाषा अर्जन में। लेकिन मौखिक के साथ साथ में ध्यान रखना मेरे लाल कि मौखिक के साथ साथ में लिखित भाषा का विकास भी कहाँ होना चालू हो जाएगा, तो भाषा अधिगम में। क्योंकि बच्चा जब विद्यालय प्रवेश में जाएगा तो वह जिस चीज को बोल रहा है, जिस टॉपिक पर वो बातचीत कर रहा है, उसको लिखवाने का भी हम प्रयास करेंगे। यानी कि ये हो गया कि मौखिक कौशल के साथ लिखित कौशल का विकास किसमें होगा, तो भाषा अधिगम में होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मौखिक भाषाओं का विकास सबसे पहले भाषा के कौन से क्रम में होता है, अर्जन में कि अधिगम में, तो क्या जवाब होगा आपका, अर्जन में। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मौखिक के साथ साथ लिखित भाषाओं का विकास किसमें होगा, तो बताइएगा भाषा अधिगम, ठीक है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद में देख लीजिएगा, नेक्स्ट कहता है ये कि मौखिक कौशल विकसित होने का मतलब क्या हुआ, सुनना और बोलना। अभी हम आपको बताया ना, मौखिक कौशल मतलब सुनना और बोलना। तो सुनने और बोलने का विकास होगा अर्जन में, और सुनने और बोलने के साथ साथ में लिखने का विकास होगा अधिगम, ठीक है बात। उसके बाद में और एक चीज समझना है कि भाई भाषा अर्जन जो है वो बच्चा अनुकरण के द्वारा भी करते हैं। किसके द्वारा, अनुकरण के द्वारा। अनुकरण का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करना। अब छोटा बच्चा में लगभग 90% भाषाओं का विकास किसके द्वारा होता है भाई, तो 90% भाषाओं का विकास जो है वो किसके द्वारा होता है, अनुकरण के द्वारा। यानी कि अगर आप सबसे ज़्यादा भाषा को सीखे होंगे तो पता है कैसे सीखे होंगे, सुनकर सीखे होंगे, किसी का कॉपी करके सीखे होंगे। जैसे छोटा बच्चा जो होता है 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान, उसके बीच में अगर आप गाली दीजिएगा तो गाली सीख लेगा,
उसके बीच में अगर आप अच्छे विचार को प्रस्तुत कीजिएगा तो अच्छा विचार वो सीखेगा। यानी कि जैसा देश वैसा भेष। अब आप सोचिए कि 0 से 5 साल की अवस्था के बच्चा को आप जैसा चाहे बना सकते हैं। कोरा कागज है, वो सादा कागज है। अब आप हैं पेन, जो मन है लिख दीजिए, वैसा ही लिखा जाएगा 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान। अब बताइए कि 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान के बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति, यानी कि घर समाज परिवार में जब वह रहता है तो जैसा भाषा आप बोलिएगा उसी तरह के भाषा का विकास उस बच्चा में होता है। मानते हैं इस बात को? जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में रोज गाली गलौज कर रहे हैं, मतलब सुबह हुआ तो उसके बाद में गुड मॉर्निंग के जगह पर स्टार्ट हो गया महाभारत। अब बच्चा सब बैठो बैठो सुन रहा है। अब ओकरा दिमाग में कहियो गुड मॉर्निंग बैठेगा हो? नहीं ना। जिस भाषाओं का प्रयोग आपने सुबह सुबह किया है वह भाषा उसके दिमाग में एकदम फटाफट सुबह के टाइम में एकदम धराधर सेट करते जा रहा है। क्यों? किसके द्वारा? अनुकरण, कॉपी मार रहा है वो। और एक बात जान लीजिएगा, मनोविज्ञान कहता है कि सकारात्मक भाषाओं की अपेक्षा में नकारात्मक भाषाओं का अनुकरण बच्चा जल्दी करता है। अब मनुष्य का ये नेचर है, अगर आपके लिए समाज के लिए जो काम अच्छा नहीं है वो काम करने में ज़्यादा मजा आता है। समझ रही है? हमारा मन का प्रवृत्ति है। जब आप मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को पढ़िएगा, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो उन्होंने हमारे मन को 3 प्रकार में बांटा। कौन कौन? फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में फ्राइड महोदय ने कितने प्रकार के मन को बांटा है? 3 प्रकार को। कौन कौन है बताइए तो? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। फ्राइड का नहीं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति के मन को 3 प्रकार में बांटा। उन्होंने कहा कि एक चेतन है और एक अचेतन है और एक अर्धचेतन है। मतलब एगो न, एगो हाँ, एगो बीच में न हो। समझ रहे ना? तो उन्होंने कहा कि केवल न वाला भी मन बहुत लोगों में कम है और केवल हाँ वाला भी मन बहुत लोगों में कम है। बीच वाला सबसे ज्यादा है और बीच वाला ज्यादा है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी न और हाँ में न ज्यादा प्रभावी होता है। माने जो समाज को पसंद नहीं है वो काम करने में हमको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट प्रेम विवाह को समाज सपोर्ट नहीं करता है, जिसको लव मैरिज आप लोग कहते हैं, तो प्रेम विवाह को समाज सपोर्ट करता है? नहीं करता है। अब प्रेम विवाह को समाज भले सपोर्ट न करे लेकिन आपको करने में बड़ा मजा आता है ना? मतलब लगता है कि भाई पूरा दुनिया एक तरफ, हमारा प्यार एक तरफ, लड़ जाएंगे सबसे। लेकिन समाज उसको पसंद करता है क्या? समाज उसको ऑथेंटिसिटी देता है क्या? नहीं देता। अर्थात कहने का मतलब नकारात्मक कामों को करने में हमको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अब एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे आप मूवी देखने जाते हो। अब मूवी देखने जब आप गए और यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हो, टीचर का तैयारी कर रहे हो और परीक्षा आपके सर पर, आप चले गए मूवी देखने, फिर भी मूवी देखने जाइएगा तो 2 घंटा का पूरा मूवी स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएगा कि कौन सीन के बाद में कौन सीन हुआ है। यहाँ तक कि उसका सीन अगर कटिंग करके आपको दिखाया जाए तो बता दीजिए अच्छा फलना के बाद था ये, है ना? यानी कि बहुत ही रियलिस्टिक परिचय आप करके आते हैं 2 घंटा में। लेकिन टीचर का लेक्चर भी तो 2 घंटा आप लोग देखते होंगे। आजकल मूवी की तरह ही तो चल रहा है यूट्यूब फेसबुक पर। टीचर भी आजकल पढ़ाते आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या उनका लेक्चर 2 घंटा का आपको पूरा याद रहता है कि अच्छा ये फलाने टॉपिक के बाद सर पढ़ाए थे? रहता है जितना फिल्म आपको याद रहेगा? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जिस काम में रस होता है उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। मूवी देखने में जब आप गए थे तो आप इंटरेस्ट के साथ में गए थे, इसीलिए वो चीज़ें आपको दिमाग में 1 बाय 1 सेट हो गया। लेकिन जब आप पढ़ाई करने गए थे तो उतना रस नहीं था जितना कि मूवी देखने में था, क्योंकि पढ़ाई होता ही नहीं रस है, इसमें कोई रस होता नहीं है, रस लाना पड़ता है।
समझ रहे ना। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि नकारात्मक विचार पर मन आपका ज्यादा जाएगा। जैसे एक बच्चा का उदाहरण ले लीजिए, उसको रोज सिखाइए कि बेटा बोलो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, है ना। रोज ये सिखाइए तो कम से कम 4 दिन लगा देगा सीखने में। वो गाली दीजिए, आधे मिनट में सीख लेगा। समझ में आ रहा ना। इसका मतलब ये हो गया कि नकारात्मक शब्द को वो जल्दी कॉपी करेगा और सकारात्मक शब्द को थोड़ा क्या करेगा, लेट से कॉपी करेगा। अर्थात कॉपी तो करेगा ना हो। इसका मतलब ये हो गया कि अनुकरण की प्रवृत्ति बच्चों में होता है और भाषा अर्जन में बच्चा किसके द्वारा भाषा को सीखता है, अनुकरण के द्वारा, यानी कॉपी करके, नकल करके। जैसा भाषा आप बच्चों के पास में बोलिएगा उसी तरह के भाषाओं का विकास बच्चों को होगा। ठीक है बात, कॉपी करके। आजकल बच्चे सामाजिक जीवन में भी, सामाजिक वातावरण में भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में कॉपी करते हैं। हम अब भी कॉपी करते हैं, अभी भी कॉपी करने की प्रवृत्ति हम में और आप में है कि नहीं। जैसे किसी को पढ़ना देखते हैं, जिसके किसी के घर में अगर रूटीन टांगा हुआ देखते हैं तो उसी मोटिवेशन के साथ में आप अपने रूम में भी रूटीन लगाते हैं कि सुबह 6 बजे से 7 बजे जगना है, 7 से 8 फलना चीज़, 8 से 9 फलना चीज़, 9 से 10 फलना चीज़, 10 से 11 खाना खाना है, 11 से 12 आराम करना है, 12 से 1 फलना सब्जेक्ट, 1 से 2 फलना सब्जेक्ट। हमको लगता है कि 2 दिन भी उसको आप फॉलो नहीं कर पाते। अब सवाल ये है कि अनुकरण करने की प्रवृत्ति तो है ना। एक छोटा बच्चा के अनुकरण का प्रवृत्ति देख लीजिए, उसको टंकी पर बैठाइएगा, पहले दिन वो मोटरसाइकिल के टंकी पर बैठकर देखेगा कि पापा सेल्फ कहाँ से दबाते हैं। एक दिन खाली देखेगा और दूसरा का दिन अपने दबा देगा। क्या हुआ भाई, कॉपी करना। पहले दिन बच्चा देखेगा कि मम्मी सब्जी कैसे काटती है किचन में, और देखते देखते कल होकर के जब आप किचन से जैसे ही निकलिएगा तो फिर ट्राई मारेगा। वो कॉपी करना ही हुआ ना। वो मम्मी गैस का रेगुलेटर कहाँ से बंद करती है पहले देखेगा, और देखेगा जब आप निकल जाइए किचन से तो वो भी चालू करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अनुकरण, कॉपी। यानी कि भाषा अर्जन में बच्चे अनुकरण की प्रवृत्ति को ज़्यादा रखते हैं, कॉपी करके बच्चों में भाषा का विकास होता है। लेकिन ध्यान रखना, अनुकरण के बाद में जो है यहाँ पर जो बातें आती है, यह जो है अनुकरण के द्वारा नहीं होता है, यह प्रयास और अभ्यास के द्वारा होगा। कौन, भाषा अधिगम, प्रयास और अभ्यास के द्वारा होगा। मतलब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लर्न नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। पापा कहने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा था, सही ना है। मम्मी कहने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ा नहीं। मम शब्द कहने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ा नहीं। दादा कहने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ा नहीं। क्यों, इसका जवाब दीजिए क्यों। क्योंकि यह सब शब्द अपने समाज में रहकर अपने आप सीख लिया है। लेकिन एप्पल शब्द का मीनिंग याद करने में आपको दिक्कत आया होगा। किसके अपेक्षा में, पापा कहने के अपेक्षा में। हमारे बात को समझिएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि मम शब्द सीखना बहुत आसान था, लेकिन पानी शब्द आए या फिर वाटर शब्द आए तो वाटर का मीनिंग याद करना मम की अपेक्षा में भारी था। क्योंकि मम क्या है, मातृभाषा वाला शब्द है, और वाटर या पानी ये क्या है, मानक भाषा वाला शब्द है। तो मानक वाला भाषा वाला शब्द कैसे याद होगा, प्रयास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। इसीलिए आप लोग किसी वर्ड मीनिंग को याद करने के लिए बहुत प्रयास किए होंगे। रोज 5-5 को वर्ड मीनिंग आपको मास्टर साहब देते थे, रोज याद करके ले जाते थे। APPLE, एप्पल माने सेब, APPLE, रट्टा मारते थे ना वो। तो क्या हुआ, इसका मतलब वो मानक भाषा है भाई, और मानक भाषा आपको मातृभाषा के द्वारा आसानी से समझ में नहीं गया। उसके द्वारा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयास और अभ्यास करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। तो चलिए हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, हम आपको समझाना ये चाहे हैं कि भाई अनुकरण के द्वारा भाषा का विकास किसमें होगा, अर्जन में, और प्रयास और अभ्यास के द्वारा भाषा का विकास किसमें होगा, अधिगम में।
अब इसके अंदर के डिटेल लेक्चर को भी हम बता दिए कि कैसे प्रयास और अभ्यास के द्वारा अधिगम में होगा और कैसे अनुकरण के द्वारा अर्जन में होगा। आया बात समझ में? ठीक है ना। उसके बाद में एक और पॉइंट पर हमको ध्यान देना है कि भाई पुनरावृत्ति या फिर पुनरावृत्ति, रिपीटेशन समझते हैं। रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि एक ही चीज को बार बार रटना, बार बार रटना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति के द्वारा बच्चों में भाषा का विकास किसमें होगा? भाषा अर्जन में। लेकिन वहीं फिर से हम कहेंगे कि अभ्यास के द्वारा बच्चों में भाषा का विकास किसमें होगा? तो वो होगा भाषा अधिगम। अच्छा ध्यान दीजिएगा, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। और एक होता है अभ्यास, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवीजन, है ना। तो देखिए पुनरावृत्ति में और अभ्यास में क्या अंतर है बताइए तो? पुनरावृत्ति और अभ्यास में क्या अंतर है? रिपीटेशन और रिवीजन में क्या अंतर है? रिपीटेशन में ये होता है कि हम बिना समझे चीजों को याद करते जा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और रिवीजन में क्या होगा भाई? रिवीजन में ये होगा कि हमको उस टॉपिक की समझदारी है, हम उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं। और रिवाइज करना और रिपीट करना बहुत अंतर है। रिपीट करने में और रिवाइज करने में क्या है? बहुत अंतर। अभ्यास करना और पुनरावृत्ति करना दोनों में क्या है? बहुत अंतर। जैसे आप लोग 1 से 5वीं तक की पढ़ाई अगर कोई बच्चा कॉलेज में किया होगा, गांव में किया होगा, तो गांव में किया होगा तो भाई वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि मास्टर साहब जो पढ़ाते थे, तो हमको लगता है कि 3-4 साल तक आप लोग कखवा से लेकर के ABCD का कहारा 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 20 तक टेबल रोज पढ़ते थे। नहीं होता? रोज एगो बच्चा आगे आगे बोल रहा है, ओकरा पीछे सब कोई बोल रहा है। ये वाला सिस्टम आप देखिए, जैसे कोई बोला है कि 2 का 2, 2 दूनी 4, पीछे से सब कोई बोल रहा है ना। और ये कब तक चला? मतलब हमको लगता है कि 4-5 साल तक तो ये चलता ही है, 4-5 साल तक रोज चल रहा। अब बताइए 4-5 साल तक एक ही चीज को अगर मास्टर साहब बार बार रिपीट करवा रहे हैं, वो चीज याद होगा कि नहीं? होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान याद करने की प्रवृत्ति को समर्थित नहीं करता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यह कहता है कि बच्चा को रिपीटेशन के द्वारा नहीं सिखाना है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग कराना है, समझ आधारित अधिगम कराना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बच्चा का उम्र एक ऐसा होता है जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग नहीं करा सकते, रिपीट कराना ही होगा। जैसे टेबल याद करने के लिए आपको रिपीट कराना ही होगा जब बच्चा छोटा हो तब। आज के डेट में ना आप मल्टीप्लाई करके टेबल निकाल दीजिएगा, लेकिन उस समय क्या होता था? उस समय सीधे हमको याद रहता था कि 2 3 जा 6, आया कैसे है 6 ये हमको पता नहीं। अब ना दिमाग में हुआ कि वो 6, 2 में 3 से गुना करने पर 6 आता है, बोले ना। 2 4 जा 8, अभी हमको समझ में आया कि हाँ भाई 2 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। लेकिन उस समय केवल इतना समझदारी था कि 2 4 जा 8 होता है। कैसे होता है पता नहीं, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या समझे आप? वो रिपीटेशन था, उसमें सब्जेक्ट पर समझदारी आपकी नहीं थी। इसीलिए अगर आपको टेबल कहा जाता था पढ़ने के लिए तो एकदम धड़धड़ा देते थे। देहाती लेकर देहाती में धड़धड़ा देता, पूरा चलोतर से, बोलोतर से, तेतीला से, बबूना से, एक खंतरू से, है ना। हिंदी मीडियम वाला बच्चा का ऐसा रहता है, 171 का एक खंतरू से, 133 का तेतीला से, 152 का बबूना से, है ना, 144 का चौवाल से, है ना, और 135 का 35 से। तो हाँ, सवाल ये है कि उसको हम लोग रिपीट इतना बार किए थे कि याद हो गया था। लेकिन देन उसके बाद में फिर क्या हुआ? उसके बाद में ये हो गया कि भाई आपसे उस समय नींद में भी अगर कोई पूछता कि 15 का पारा पढ़ दे तो धड़धड़ा देते। सही है कि नहीं? लेकिन अभी आपको हम कह रहे हैं, अभी आप लोग बैठे हैं ना,
अभी इसमें से हम किसी बच्चे से पहरा पूछ दे तो गड़बड़ा सकता है, हालांकि पूछेंगे नहीं, है ना, लेकिन गड़बड़ा सकता है। अगर हम अभी रेंडमली किसी से यह सवाल कर दे कि बताओ 18 नामा, गड़बड़ा जाएगा, ऊपर से सोचने लगेगा और नहीं तो मल्टीप्लाई करेगा। समझ में आ रहा? तो अब तो इतना दिमाग हो गया आपको कि भाई 18 नामा अगर याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करके बोल देते, इतना बुद्धि हो गया, लेकिन पहले ही बुद्धि नहीं था। अगर याद है 18 नंबर किसी बच्चा से अगर पूछते थे तो ऊपर से पढ़ता था पहले मन में, अच्छा सर इतना हुआ, बात समझ में आया ना। लेकिन अभी क्या ऊपर से पढ़िएगा नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? अभी आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि 18 में 9 से गुना करने पर जो आएगा वही 18 नवा होगा, लेकिन उस समय ये बात पता नहीं था। उस समय केवल इतना पता था कि 18 नवा कितना होता है, कैसे या पता नहीं, तो वो था रिपीटेशन, और अभी चल रहा रिवीजन। क्योंकि सब्जेक्ट की समझदारी के साथ में अगर आप चीजों को बार बार रिवाइज करते हो आपका अभ्यास है, और बिना समझदारी के साथ में चीजों को बार बार रटते हो आपका प्रयास है। तो प्रयास में और अभ्यास में अंतर है, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि पुनरावृत्ति के द्वारा भाषा का विकास कहाँ पर होगा? भाषा अर्जन में। और अभ्यास के द्वारा कहाँ पर होगा? भाषा अधिगम में। बोलिए समझ में आया? क्लियर हुआ? और उसके बाद में एक और चीज, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक रूप से भाषा का विकास कहाँ पर होगा? अनौपचारिक रूप से भाषा का विकास होगा अर्जन में, और औपचारिक रूप से भाषा का विकास कहाँ पर होगा? तो औपचारिक रूप से भाषा का विकास होगा अधिगम में। और कल हम इसके बारे में क्लास में चर्चा किए थे, व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन एंड व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन, व्हाट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। हमने कहा था कि जहाँ पर समय, दिन, स्थान सब कुछ फिक्स हो, एक चार दीवारी के अंदर में जो शिक्षा बच्चों को प्रदान किया जाता है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और जहाँ पर कोई चार दीवारी नहीं हो, ना स्थान फिक्स हो, ना दिन फिक्स हो, ना समय फिक्स हो, ना स्थान फिक्स हो, न पढ़ाने वाला फिक्स हो, न पढ़ने वाला फिक्स हो, वैसे वातावरण के अंतर्गत में जो बच्चा को शिक्षा दिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? अनौपचारिक शिक्षा। तो आप ही बताइए भैया, 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान तो बच्चा रह रहा है समाज में, और समाज में रह रहा है तो वहाँ पर सीखने के लिए कुछ फिक्स होगा। दादाजी आएंगे तो दादा कहना सिखाएंगे, मामा आएंगे तो मामा कहना सिखाएंगे, पापा आएंगे तो पापा कहना सिखाएंगे, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। इसका मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन को बच्चा कहाँ हासिल करेगा? अर्जन में। और फॉर्मल एजुकेशन को बच्चा कहाँ हासिल करेगा? अधिगम में। बोलिए क्लियर हुआ? समझ में आया? तो अब हम लोग जो है ना इसके अंतर को भी समझ गए कि भाई दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है? एक बार हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम बार बार आपको कहते हैं कि रटना नहीं है, ज्यादा जोर हमारे लेक्चर पर, व्याख्या पर, हम जो बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उसको सुनने पर देना है ना। इसी से आपका जो है ना कल्याण हो सकता है। बाकी नोट्स वगैरह ये सब तो मोह माया है, बार बार कहते हैं। देखिए, हम अगर आपसे पूछे जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना। 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान समाज में रहकर जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है उसे हम क्या कहेंगे? भाषा अर्जन। वेरी गुड। 5 साल के बाद विद्यालय परिवेश में जाकर जो बच्चे को भाषा सिखाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? भाषा अधिगम। ठीक है। समाज में रहकर भाषा का सीखना कौन है? अर्जन। और विद्यालय परिवेश में रहकर भाषा का सीखना क्या है? अधिगम। अर्जन का उम्र काल कितना साल होगा? 0 से 5 साल। अधिगम का उम्र साल कितना साल होगा? 5 साल के बाद। बताइए, प्राकृतिक रूप से बच्चा भाषा कहाँ सीखेगा? अर्जन में। और अप्राकृतिक रूप से बच्चा भाषा को कहाँ सीखेगा? अधिगम में। खुद से बच्चों को भाषा कहाँ सीखेगा? खुद से बच्चा भाषा कहाँ सीखेगा? अर्जन में। अब बच्चा को कहाँ भाषा सिखाया जाएगा? अधिगम में। मातृभाषा का विकास किसमें होगा? अर्जन में। और मानक भाषा का विकास किसमें होगा? अब हम बता दिए हैं कि मातृभाषा क्या है और मानक भाषा क्या है, ठीक है ना। अब उसके बाद मौखिक कौशल का विकास किसमें होगा? अर्जन में। अब मौखिक के साथ साथ में लिखित कौशल का विकास किसमें होगा? अधिगम में।
अनुकरण की प्रवृत्ति के द्वारा बच्चे कहाँ भाषा को सीखेंगे? अर्जन में। प्रयास और अभ्यास के द्वारा कहाँ सीखेंगे? अधिगम में। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद अनौपचारिक रूप से भाषा का सीखना किसमें होगा? अर्जन में। और औपचारिक रूप से भाषा का सीखना किसमें होगा? अधिगम में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? तो अगर आपसे अगर अब इतना हम आपको बताए हैं तो थोड़ा मोड़ा तो जरूर दिमाग में सेट हो गया कि हाँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। अब आपके नोट्स में एक जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ इससे संबंधित, उसको सॉल्व कीजिए। देखिए पीडीएफ में पेज नंबर 2 पर देख लीजिए, वो क्वेश्चन दिया है जहाँ पर भाषा अर्जन अधिगम में अंतर लिखा होगा, उसी के नीचे वो क्वेश्चन दिया है। देखिए तो महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा होगा, देखिए। अब देखिएगा आपके नोट्स में महत्वपूर्ण तथ्य दिया होगा, देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला चीज क्या लिखा है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में? देखिए भाषा अर्जित संपत्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति आप किसको कहते हैं? अर्जित संपत्ति आपके हिसाब से किसको कहा जाता है बताइए तो? अर्जित संपत्ति का मतलब ही होता है खुद से कमाया हुआ। बोलिए ना, हो सही बात है कि नहीं? खुद से कमाया हुआ संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? अर्जित संपत्ति। तो भाषा जो है एक ऐसा धन है जो आप खुद से कमा सकते हैं। खुद से कमाया हुआ धन होता है भाषा। अब जैसे मान लीजिए कि भाई कह रहा है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति, तो अर्जित का मतलब क्या हुआ? खुद से कमाया हुआ संपत्ति। यह पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति का मतलब समझते हैं? पैतृक संपत्ति का मतलब समझते हैं? पिताजी और दादाजी का दिया हुआ संपत्ति, खानदानी संपत्ति। जैसे जमीन कैसे संपत्ति होता है? पैतृक संपत्ति होता है ना। अगर आपके दादाजी का है तो आपके पिताजी का तो ऑटोमेटिक है ही, अगर आपके पिताजी का है तो आपका भी तो ऑटोमेटिक है ही। लेकिन जमीन पैतृक संपत्ति है, घर पैतृक संपत्ति है। पैसा अगर बैंक में पिताजी जमा किए हैं तो वो पैतृक संपत्ति हो सकता है, लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा को हर हाल में आपको क्या करना होगा? कमाना होगा, खुद से अर्जित करना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी बहुत बड़े कहानीकार हैं, बहुत बड़े कवि हैं, तो भाषा के तो अच्छे जानकार हुए। तो इसका मतलब क्या? अगर आपके पिताजी बहुत अच्छे कहानीकार है, बहुत अच्छे कवि है, तब तो आप कहिएगा कि हमको तो पढ़ने का जरूरत नहीं। तो काहे भाई? पिताजी बहुत बड़ा कहानीकार है, जब मरने के समय लिखवा लेंगे हम अपना नाम पर, तो हम भी कहानीकार बन जाएंगे। ऐसा होगा? बताइए आप, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह कहता है भाषा कि भैया खुद से कमाओगे तभी हम आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि हम पैतृक संपत्ति नहीं है। तो भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। और अर्जित संपत्ति का अर्थ होता है खुद से कमाया हुआ संपत्ति। उसके बाद में कहता है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। मतलब पैतृक संपत्ति का मतलब पिताजी दादाजी का दिया हुआ संपत्ति नहीं है। भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था के थ्रू विकसित होता है। देखिए लिखा हुआ, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अब नियमबद्ध व्यवस्था में इन 3-4 चीजों को पढ़ना होगा। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर इधर देख लीजिए, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, और राइटिंग का मतलब होता है लिखना। यानी कि याद रखिएगा हिंदी में सु बो प ली। तो हिंदी में याद रखना हो तो सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। इंग्लिश में याद रखना हो LSRW। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो इसी नियम के थ्रू किसी बच्चों में विकसित होता है।
अब आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर बच्चा का जन्म होता है, इस पृथ्वी पर जब बच्चा आता है ना, तो सबसे पहले पता है उसमें इन चारों में से कौन सा क्रिया होता है? लिसनिंग। सबसे पहले क्या होता है? लिसनिंग, यानी कि सुनने की प्रक्रिया। अगर बच्चा जन्म लिया, उसके पास में जा कर के आप सिर्फ ऐसे ताली बजाइएगा ऐसे, तो वो सेंसर उसका काम करेगा, वो ऐसे करेगा ना। लेकिन सुनने की प्रक्रिया सबसे पहले उसमें स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद में किसका प्रक्रिया स्टार्ट हुआ? बोलने का। फिर उसके बाद में पढ़ने को होगा, तब उसके बाद में किसका होगा? सबसे लास्ट में लिखने का होगा। लेकिन ये चारों जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन चारों में को रिलेशनशिप होता है। ये चारों एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं, यानी कि लिसनिंग स्पीकिंग से जुड़ा हुआ रहता है, स्पीकिंग रीडिंग से, रीडिंग राइटिंग से। फिर से हमारे बात को समझिएगा, अगर कोई बच्चा अगर सुनना चालू नहीं किया है तो उसको बोलने में दिक्कत होगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बहुत पहले कहकर चले गए हैं कि एक अच्छा स्पीकर वही हो सकता है जो एक अच्छा लिसनर हो। मतलब एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। आप लोग सुने हैं ना इस बात को। तो सबसे पहले बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। सबसे पहले आप में होगा किसका विकास? सुनने का विकास, देन होगा बोलने का, फिर पढ़ने का, सबसे लास्ट में किसका? लिखने का। ठीक है। और ये चारों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट काहे रहेंगे? काहे कि अगर आप में सुनने की क्षमता नहीं है तो बोलने की क्षमता भी आप में नहीं होगा, कमजोर पड़ जाएगा। अगर आप सुनिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं तो पढ़ नहीं पाइएगा। अगर आप सुनिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं तो लिख नहीं पाइएगा। यानी कि ये चारों जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट, कोरिलेशन है इन चारों में, सहसंबंधता है इन चारों में। मतलब लिसनिंग के बिना स्पीकिंग अधूरा है, स्पीकिंग के बिना रीडिंग अधूरा है, रीडिंग के बिना राइटिंग अधूरा है। ये चारों एक दूसरे से कोरिलेट है, यानी कि एक दूसरे का काम एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सुनना जो है अगर किसी बच्चा में है तभी वह बोलने की प्रक्रिया में जा सकता है, अगर बोलना है तभी वह पढ़ने की प्रक्रिया में, और सुनना, बोलना, पढ़ना अगर तीनों है तभी वह किस में बताइएगा? लिखने की प्रक्रिया में जा सकता है। तो हम आपको ज़्यादा इसमें चीज़ें याद करने के लिए नहीं कह रहे, दो तीन बात पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था का सही है? तो पहले सुनना, कॉमा बोलना, कॉमा पढ़ना, कॉमा लिखना। अब यही आपको अगर ऑप्शन में घुमा घुमा कर चार को ऑप्शन दे देगा, पहले बोलना, तब सुनना, तब पढ़ना, तब लिखना, ऐसे अगर दे देगा तो आपको दिक्कत होगा ना। तो इसीलिए आपको याद रखना होगा क्या? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। हिंदी में याद रखना हो तो सुबोपल्ली, तो याद रखिएगा सुबोपल्ली, सुबोपल्ली या फिर LSRW, सुबोपल्ली या फिर LSRW, सुबोपल्ली या फिर LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम है। तो इस क्रम को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद में क्या हुआ कि ये क्रम से संबंधित एक सवाल और भी पूछ सकता है कि चारों में एक नियमबद्ध व्यवस्था के थ्रू विकसित होता है, कैसा रिलेशन होता है इन चारों में? तो सहसंबंधता होता है, मतलब को रिलेशन होता है। एक दूसरे के बिना यह जिंदा नहीं रह सकता, या एक दूसरे के बिना ये क्या है? अधूरा है। एक दूसरे के बिना यह खाली है। मतलब लिसनिंग के बिना स्पीकिंग अधूरा, स्पीकिंग के बिना रीडिंग अधूरा, रीडिंग के बिना राइटिंग अधूरा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग तीनों के बिना राइटिंग अधूरा। ठीक है, बात समझ में आया? बोलिए, समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब 3 पॉइंट हम पढ़ा दिए। भाषा अर्जित संपत्ति है, खुद से कमाए वो संपत्ति। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। और एक हमारा कौन हो गया? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था के थ्रू विकसित होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। एक और महत्वपूर्ण तथ्य देखिए साइड में लिखा हुआ है, प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। लिखा हुआ है प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा से आप क्या समझते हैं? भौगोलिक सीमा से हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि भाषा अनंत नहीं है,
इनफाइनाइट समझते हैं, इनफाइनाइट। तो भाषा की सीमा अनंत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि भाषा कहीं से स्टार्ट हुआ है, अब भाई कहाँ खत्म हुआ तो पता ना, ये इनफाइनाइट है। अब ऐसा थोड़े कि कखो को अगर क से स्टार्ट हुआ है तो कहाँ जाकर खत्म हुआ है जी कखो, तो पता नहीं, बहुत लंबा चौड़ा है। ऐसा है क्या? ऐसा है ही नहीं। कखौड़ कहीं से स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर खत्म हुआ है भाई, बोलिए ना। क का की अगर कहीं से स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर खत्म हुआ है। ABCD कहीं से स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर खत्म हुआ है। और ये सब भाषा की ही तो सामग्री है ना। ABCD क का की क ख ये सब क्या है? भाषा की सामग्री है ना। तो ये सब इनफाइनाइट है क्या? ये सब अनंत है क्या? इसका कोई अंत नहीं है क्या? इस सब का अंत है। कहीं से स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर यह खत्म हुआ है। अर्थात मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ? मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूँ कि भाषा अनंत नहीं है। भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। अर्थात भाषा अगर कहीं से शुरू हुआ है तो कहीं पर जाकर खत्म भी हुआ। बोले ना, समझ में आ रहा है? ABCD अगर ये से स्टार्ट हुआ है तो जेड पर जाकर खत्म। कख अगर क से स्टार्ट हुआ है तो गया यर अलावा गया पर जाकर खत्म। क का की स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर खत्म। यानी कि भाषा अनंत नहीं है, भाषा की अपनी एक सीमा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि भाषा के, प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? भौगोलिक सीमा होती है। ठीक है। उसके नीचे जस्ट ये कहता है कि भाषा सामाजिक वस्तु है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वाइगोत्स्की का यह कॉन्सेप्ट है। वाइगोत्स्की का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। लिव वाइगोत्स्की पूरा नाम था उनका। और वाइगोत्स्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो समाज और संस्कृति के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को उन्होंने दिया। सोशल और कल्चर से जुड़े मनोवैज्ञानिक कौन थे? लिव वाइगोत्स्की महोदय। तो वाइगोत्स्की ने यह कहा कि भाषा सामाजिक वस्तु है। मतलब ये कि जैसा आपका समाज रहेगा उसी के अनुरूप आप में भाषा का विकास होगा। अच्छा ये बताइए आप लोग, वाइगोत्स्की यह बात सैकड़ों साल पहले कहकर चले गए और यह आज भी उतना ही सही है जितना कि 100 साल पहले सही था। सही है कि नहीं? बोलिए। तो सोचिए वैज्ञानिक, वो महान वैज्ञानिक कितना दूरदर्शी रहे होंगे कि उन्होंने 100 साल पहले इस बात को कह दिया कि भाई वाइगोत्स्की ने यह बात कहा कि यह एक सामाजिक वस्तु है। कौन? भाषा। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई जैसा परिवेश में आप रखिएगा उसी के अनुरूप बच्चों में क्या होगा? भाषा का विकास होगा। अब उसी के अनुरूप भाषा का विकास होगा, यानी कि कहने का मतलब सामाजिक वस्तु हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना भाई। जैसा देश वैसा भेष। अगर किसी बच्चा को, शहर में कोई बच्चा है पूरा इंग्लिश बोलता है, हाय एवरीवन, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, पूरा इंग्लिश भांगता है। अगर उसको भोजपुरी सिखाना है तो 1 महीना बिहार के ठेठ कोनो गांव में भेज दीजिए, सारा इंग्लिश खत्म, भोजपुरी आ जाएगा। आएगा ना वो? काहे? अच्छा वहाँ पर ऐसा नहीं कि उसको क्लास दिया जाएगा कि चलो तुमको सिखाते, ना ना, उसके वातावरण में खाली जाकर रख दीजिए। वो 1 महीना में इंग्लिश भूल जाएगा और भोजपुरी बोलना चालू कर देगा। क्यों? समाज का असर है भाई, सामाजिक वातावरण का असर है, सोशल इन्वायरमेंट का असर है। जैसा लोग होगा उसी तरह का भाषा का विकास होगा ना। चाहे गांव देहात का कितना भी भोजपुरी बोलने वाला अगर कोई बच्चा हो और उसको अगर इंग्लैंड भेज दिया जाए, हाँ तो इंग्लिश सीख लेगा, अनपढ़ गंवार सीख लेगा बिना पढ़ा लिखा। काहे कि वहाँ पर ऐसा वातावरण उसको मिला है कि सब लोग इंग्लिश से बोल रहा है। तो धीरे 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 अब चीज़ को समझ आया कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्या होता है कि जैसे अब कोई भी भाषा को सिखाना है, उस भाषा के वातावरण में आप ले जाकर डाल दीजिए, है ना।
जैसे स्पेनिश सिखाना हो, रूसी सिखाना हो, इंग्लिश सिखाना हो, आप उस भाषाई परिवेश में ले जा करके डाल दीजिए ना, वो अपने आप सीख लेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भोजपुरी सिखाना हो, बंगाली सिखाना हो, क्या भाषा एक सामाजिक वस्तु है। आप बंगाली लोगों के साथ में रहिए ना, बंगाली बोलना आप चालू कर दीजिएगा, उसके परिवेश में जाकर रहिए, 15 दिन जीवन यापन कीजिए, बंगाली बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। हमारे जो भैया थे वो मेडिकल की पढ़ाई कोलकाता से किए थे। मेडिकल की पढ़ाई जब उन्होंने कोलकाता से किया था तो वो बंगाली जानते थे, 5-6 साल रह गए तो बंगाली जान गए। अब जब वो घर आते थे तो 2-4-5 दिन में हम लोग भी जान गए कि हाँ क्या होता है। जब किसी से बात उत करते थे तो हम लोग सुनते सुनते तो समझ गए कि अच्छा भालो अच्छे का मतलब ठीक है, की कोरछे मतलब क्या कर रहे हो, है ना। एकटा मतलब एक, दुईटा मतलब दो, है ना। तो वो शब्द जब वो बोलते थे तब उसके बाद में सुनते थे हम लोग तो समझ जाते थे कि अच्छा इसका मतलब ही हुआ, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन हुआ। या फिर हम बात करें किसी भी भाषाई परिवेश में, भाषाई परिवेश का अनुसार का मतलब क्या होगा, जैसा भाषा परिवेश बच्चा को दीजिएगा वो इसी तरह का सामाजिक विकास होगा उसमें, जैसा उसका सोशल इन्वायरमेंट रहेगा उसी तरह का भाषा का विकास होगा उसमें। तो इसमें हमको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। समझ गए ना। भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से होता है, अभी बताया ना वो। भाषा का विकास किसके द्वारा होता है? अनुकरण। अब इसमें दोबारा नहीं समझाने की जरूरत है। अनुकरण मतलब कॉपी करना, नकल करना। 90% बच्चों में भाषा का विकास किसके द्वारा होता है? अनुकरण के द्वारा ही तो होता है। बोलिए। उसके बाद में कहता है कि भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, लगातार। निरंतर का मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार चेंजेबल होता है। अब ये क्रिटिकल है। चेंजेबल का मतलब ये हो गया कि कभी कभी हम लोग इंग्लिश वाले शब्द को हिंदी में प्रयोग करते हैं, आप कभी कभी हिंदी वाले शब्द को इंग्लिश समझ लेते हैं। परिवर्तन होते रहता है। कब? सिचुएशन के अनुसार में। जैसे ट्रेन शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ट्रेन सुना क्या? देखा भी होगा। अब ट्रेन शब्द जब आप लोग सुने होंगे तो एक्चुअल में ट्रेन शब्द जो है वो इंग्लिश वर्ड है। ट्रेन का हिंदी क्या होगा? रेलगाड़ी। कौन कहता है कहाँ जा रहे हो भाई? तो रेलगाड़ी पकड़ने। भाई अगर अनपढ़ व्यक्ति भी होता है, ABCD का अगर टी भी नहीं जानना, फिर भी वो कह देता है ट्रेन पकड़ने। समझ में आ रहा ना। सिचुएशन के अनुसार में उस वर्ड को डाल, जबकि उसको ABCD का टी नहीं पता फिर भी ट्रेन बोल रहा है। उसको कहिए कि भाई सुनो तुम तो इंग्लिश बोल रहा है, तो बोले पढ़ा लिखा ये नहीं, इंग्लिश कहाँ से बोल देंगे। क्या कि उसका ट्रेन, उसको जो है ना ट्रेन शब्द हिंदी ये लग रहा है, लेकिन है क्या? इंग्लिश। क्रिकेट नाम सुने होंगे। अब क्रिकेट जो है एक इंग्लिश वर्ड है, क्रिकेट। लेकिन अनपढ़ व्यक्ति भी क्रिकेट यूज क्या करता है? शब्द को क्रिकेट ही कहता है। कहिए तुम इंग्लिश बोल रहा है तो कहेगा ना पढ़ा लिखा हम नहीं, क्रिकेट कहाँ से बोल दें, इंग्लिश कहाँ से बोल देंगे, है ना। उसके बाद में मोबाइल। मोबाइल क्या है? इंग्लिश वर्ड है। सबसे अच्छा उदाहरण तो ये हो गया, इसका हिंदी कोई बोलता ही नहीं होगा, सब पता है मोबाइल, लेकिन मोबाइल क्या है? इंग्लिश वर्ड। उसके बाद में एक और ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है। उसका हिंदी कोई बोलता है नहीं। किसी भी महिला को अगर आप कहिएगा कहाँ जा रही हैं तो ब्यूटी पार्लर, भले वो महिला ABCD का B न जाने, लेकिन ब्यूटी पार्लर बोल रही है ना भाई, है ना। अब सवाल ये है कि भाई ये निरंतर परिवर्तनशील है, समय के अनुसार में हम उसको क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। जैसे ना क्रिकेट का हिंदी पता है, ना मोबाइल का हिंदी पता है, ना ब्यूटी पार्लर का हिंदी पता है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसी इंग्लिश वर्ड को हिंदी समझ लेते हैं अपने तौर तरीके से। तो इसीलिए क्या होता है? यह निरंतर परिवर्तनशील होता है। कौन बताइएगा? भाषा। भाषा निरंतर परिवर्तनशील होता है। ठीक है, बातें समझ में आए। अब आप लोग को हम एक बार रिवाइज कराते हैं, ठीक है ना।